हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है 24 अगस्त। आज डेट है, हमारा आज की तारीख है। और 24 अगस्त का आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा पीटी के स्तर पे या मेंस का स्तर पे या इंटरव्यू का स्तर पे, उसको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। जो भी आज हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया इस चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और भी जो पुराने साथी हमारे हैं जो लगातार इस चीज़ को हमारे चैनल को देखते हैं और नोट्स तैयार करते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो है लगातार इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो कि ताकि इससे ये होगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये लाभ हासिल होगा। मैं भी कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो है 68 पीटी बैच स्टार्ट होने जा रही है कल। तो इसके बारे में अगर कोई मान लीजिए कोई क्लास करना चाहते हैं, आपके संबंध में कोई आपके संपर्क में अगर कोई क्लास करना चाह रहे हैं तो उनसे आप बता सकते हैं, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी। अभी हमारे 67th का भी रिवीजन बैच चल रही है हमारी। अभी जैसे हाल ही में भी एओ का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, या मान लीजिए सीडीपीओ का रिजल्ट आने वाला है, इससे भी रिलेटेड मेंस का भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए जल्द हम लोग फिर आपको सूचना दिया जाएगा। और जो भी आपको कुछ अगर पूछना हो, कुछ अगर जानकारी लेना हो किसी भी टॉपिक पे, या मान लीजिए आप कुछ बताना ही चाह रहे हैं हमें कि इस तरह से हमें ये चीज़ चाहिए या इस तरह से हमें परेशानी हो रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज के थ्रू, या वहाँ पे अगर नंबर दिया रहता है तो उसके थ्रू आप हमें बोल सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पर वो जो नंबर दिया गया वो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी अगर नहीं आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज के जरिए भी हमें आप सूचना पहुँचा सकते हैं। इसलिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारा यह है कि किसी भी तरीके से आप लोगों का सभी का कोई भी परेशानी नहीं हो, जहाँ तक हो सके हमें वहाँ तक हम लोग जो है सो समस्या को प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। जहाँ अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप लोगों को हमें सूचित करें और हमें मैसेज भी करिए या व्हाट्सएप के जरिए भी हमें सूचना प्रदान कर सकते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके, ठीक है। चाहे पीटी का स्तर पे हो या मेंस का स्तर पे हो या इंटरव्यू का स्तर पे हो, या बीपीएससी के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो। आगे धीरे धीरे चीज़ें में और भी चीज़ें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। चीज़ें यूपीएससी के स्तर पे भी चीज़ें जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी और बहुत सारा चीज़ आगे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, और वो होगा भी आगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग कंटिन्यू जैसे इसको शेयर करते रहेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता चलेगा, अच्छा इस तरह की ये भी चीज़ें हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे, ठीक है। तो मैं ये आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चीज़ें ज़्यादा देर ना करते हुए, आज का जो हमारा ये क्या कहते हैं आर्टिकल्स है, इस आर्टिकल के बारे में पहले भी आपको चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ चीज़ें, और लगातार ये चीज़ चल भी रही है। आप देखे भी होंगे रेवरियों के बारे में लगातार ये चीज़ें चर्चा में चल रहा है, मुद्दा है इस पर। इस बार फिर आज आया है ये आपका सामने में आपके पास ये फिर आया है इससे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक आज का है, सभी दल चाहते हैं रेवड़ियों मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का इनका है। इसमें अगर बात करें तो मुफ्त रेवड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार ये चिंता बताई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल जो है शीर्ष अदालत में रेवड़ियाँ के मुद्दे पर सुनवाई का विरोध भी कर रहे हैं, या छुपी अपना जो है सो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पर सबका अपना अपना राय है। आयोग ने कहा है, आयोग जस्टिस रामनाथ साहब ने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि इसका आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने पर दलील पर कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव के दौरान ही कार्रवाई कर सकता है। मान लो कि कोई दल वादा करता है, अगर उसे चुना गया, मतलब उसकी सरकार बन गई, तो वह सभी को हांगकांग या सिंगापुर भेजेगा। इसे चुनाव आयोग कैसे रोकेगा इसको? उनका रामनाथ साहब का ये है, उनका अपना भी सवाल है। केंद्र सरकार ने भी विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने मुफ्त रेवड़ियों का विरोध करते हुए कहा है कि सामाजिक कल्याण को लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं है। परेशानी तब होती है जब कोई दल सारी टीवी आदि बांटता है। मतदाता को सही सही जानकारी होनी चाहिए। क्या आप ऐसे झूठे वादे कर सकते हैं इन्हें पूरा करने की आपके वित्तीय साधन इजाजत नहीं देता हो, या जिनसे अर्थव्यवस्था चौपट होती हो। एक वकील है, उनका भी कहना है कि मुफ्त रेवड़ियों के वर्गीकरण को दल देते उन्होंने कहा है यह कठिन है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने साइकिल दी तो इसके बारे में रिपोर्ट है कि उसे साइकिल पाने वाली ज़िंदगी बदल गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए साइकिल या नाव बड़ी चीज़ हो सकती है। हम यहाँ बैठकर इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर जो कपिल सिब्बल जो वकील हैं, उनका भी कहना है कि लेकिन सवाल उठता है कि इसे कैसे किया जाए। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो FRBM एक्ट है, जिसके मुताबिक राजकोषीय घाटा 3% से कम होना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा जो है 3% से ज़्यादा हुआ तो अगले वर्ष का आवंटन कम कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से एक तंत्र के जरिए निपटा
जाना चाहिए, ना कि राजनीतिक ढंग से। इस मुद्दे को वित्त आयोग को देखना भी चाहिए। उन्होंने सबका अपना अपना दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अदालत ने भी कहा है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में इस पर बहस भी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ कोर्ट के मामले में विशेषज्ञ समिति गठित करने की बात कही गई है और सुझाव भी मांगा गया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई भी करेगी आगे। अभी इस पर बात अभी चल ही रही है आगे। आप लोग इस पर नज़र बनाए रखें कि क्या क्या चीज़ें चल रही है आगे चीज़ें, ताकि यंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक था यह है अन्न भंडारण के लेके। ठीक है, अन्न भंडारण को लेकर है क्या कि खाद्यान्न भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ टन से अधिक क्षमता वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस गोदाम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए क्या हो रहा है कि देश के उन हिस्सों को चिन्हित किया जा रहा है जहां खाद्यान्न भंडारण की सुविधा बहुत कम है। मतलब इसके लिए देश के उन हिस्सों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर क्या है कि खाद्यान्न भंडारण की सुविधा जो बहुत कम है। इसके लिए जो है लोकेशन को तैयार किया जा रहा है। इस तरह की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये आधुनिक गोदाम साइलॉज स्थापित किए जाने हैं। साइलॉज करके आधुनिक गोदाम आधुनिक तरह से लैस होगा वो। पहले चरण में 14 स्थानों के लिए कुल 38 बोलियाँ लगी है। देश भर में कुल 249 स्थान लोकेशन पर 111.13 लाख टन भंडारण करने का साइलॉज बनाने के प्रस्ताव है। इस परियोजना को सरकार और निजी भागीदारी पीपीपी से पूरा किया जाएगा। और क्या करेगा इस पर सरकार? तो सरकार की योजना उपभोक्ता राज्यों में पर्याप्त भंडारण क्षमता बढ़ाना है। उत्पादक राज्यों में गोदाम बने हुए हैं, लेकिन उपभोक्ता राज्यों में कमी की वजह से कई बार मुश्किलें पेश आ जाती है। इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले साइलोज बनाने का फैसला किया। इससे क्या होगा? इससे खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और प्रस्तावित साइलोज को उपमंडी यार्ड घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? उपमंडी यार्ड। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी। वहीं खाद्यान्न की ढुलाई और रखरखाव में भी क्या लागत में भी कमी आएगी। अगला हमारा जो है देखिए, ये भी कि हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 5 करोड़ से ज़्यादा के इनाम दिए जाएंगे। ये है क्या? इस बेसिकली इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि छात्रों में नवाचार और तकनीक के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए हर साल आयोजित होने वाला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में इस बार 5 करोड़ से ज़्यादा के इनाम बांटे जाएंगे। इनमें जीतने वाले प्रत्येक टीम को 1-1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल फिनाले की शुरुआत 25 अगस्त से होगी। इसमें हार्डवेयर का फिनाले 25 से 29 अगस्त तक चलेगा, जबकि सॉफ्टवेयर का फिनाले 25 से 26 अगस्त तक होगा। इस ग्रैंड फिनाले में शामिल होने वाले देश भर के छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि 5वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले की जानकारी साझा की। ये भी बताया जा रहा है इसका आयोजन देश में 75 स्थानों पर होगा। ये सब चीज़ें अपना होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है सेना को आपात स्थिति में देश में बने हथियार खरीदने की मंजूरी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है सेना को आपातकालीन खरीद के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों खरीदने के लिए अनुमति दी है। इसके तहत सिर्फ मेक इन इंडिया मार्ग से ही खरीद की जा सकती है। हमारे जो रक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि सेना अब इन शक्तियों का उपयोग फास्ट ट्रैक रूट के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को खरीदने के लिए करेगी। इसका अर्थ यह है कि आपूर्ति 3 महीने से 1 वर्ष के भीतर ही की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों को अपने बजटीय आवंटन से धन खर्च करना होगा और उन्हें इन सौदों के लिए रक्षा मंत्रालय को मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अतीत में भी सेना को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इनके जरिए उन्होंने अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। एक और है यहाँ पे आर्टिकल हमारा है कि नौसेना को 3 विमान वाहक पोतों की जरूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख जो वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना को 3 विमान वाहक पोतों की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि IAC विक्रांत के इर्द गिर्द केंद्रित कैरियर बैटल ग्रुप जो CVG कहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बेजोर लचीलापन और मदद प्रदान करेगा। बता दें कि विक्रांत जो भारत का हमारा कल भी विक्रांत के बारे में चर्चा किया था, फिर मैं बता रहा हूँ। विक्रांत जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। ये हमारा क्या कहते हैं, कोई भी पीटी के एग्जाम के स्तर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आगामी जो भी एग्जाम हो गए हैं, अगर BPSC PT की बात करें, UPSC की बात करें या IAS की बात करें या अदर भी एग्जाम है, सचिवालय दरोगा जो भी है, तो आ सकता है। चाहिए आता रहा भी है। तो CVG नौसेना का बेड़ा है जिसमें एक बड़ा विमान वाहक पोत और उसके चारों तरफ छोटे छोटे युद्धपोत होते हैं। किसी बेड़े में पनडुब्बी भी शामिल होते हैं।
अब यहाँ है, क्या गारंटी है कि आयुर्वेद हर बीमारी को ठीक कर देगा? सुप्रीम कोर्ट का ये कथन है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथी और इसके माध्यम से उपचार करने वाले चिकित्सकों को बदनाम करने के प्रयासों पर बाबा रामदेव की खिंचाई की और केंद्र से उन्हें रोकने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट में ये भी उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की, इस बात की क्या गारंटी है कि आयुर्वेद सभी बीमारी का इलाज कर ही देगा? ठीक है, वो आरोप लगा रहे सुप्रीम कोर्ट का ये अपना है। यह अच्छी बात है कि उन्हें उपचार की अन्य विधियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि वह डॉक्टरों पर इस तरह का आरोप लगा रहे मानो कि वह हत्यारे हों। और ये भी कहा जा रहा है कि बता दें, इससे पहले भी हाईकोर्ट ने भी बाबा रामदेव को नसीहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि रामदेव आयुर्वेद का सम्मान बनाए रखे, लेकिन एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, अगर है पूर्व तिथि से लागू नहीं हो सकता संशोधित बेनामी लेन देन कानून। देखिए, बेनामी लेन देन कानून से रिलेटेड हमारा IAS के पीटी में, यूपीएससी के पीटी में हमारा लगातार क्वेश्चन उसमें आते रहे। 16-17 में भी चर्चा में था ये बेनामी लेन देन कानून। उसके बारे में फिर से ये आ गया चीज़ें, उसको आप लोग जरूर इसको देखते रहेंगे चीज़ें कि इसमें चल क्या रहा चीज़ें, क्या क्या कौन सा अधिनियम है इसमें। तो सबसे अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि बेनामी जो लेन देन है अधिनियम 1988 की धारा 3 क्लॉज 2 स्पष्ट रूप से मनमानी होने का असंवैधानिक थी और कानून में बताए ना 2016 की वजह कि 2016 के सख्त संशोधन की को पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। असंशोधित जो है असंशोधित 1988 के अधिनियम की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया जाता है। अनुसार 2016 के अधिनियम की धारा 3(2) असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान का अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन है। 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती का प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना होने का असंवैधानिक था। शीर्ष अदालत ने बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के उक्त प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम में बेनामी लेन देन में लिप्त लोगों के लिए 3 साल तक के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है। और अदालत ने यह भी कहा है कि बेनामी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और विधि आयोग के जवाब भी पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि इस कोर्ट के समक्ष इसे स्वीकार किया गया था। 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 5 वास्तव में वैधता का उल्लंघन करती है। इससे हमारा पॉलिटिकल इशू है, सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है चाहिए। अब थोड़ा सा ये ज्ञान वापी मंदिर जो चर्चा में था पिछले महीने भी लगा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो भी चुकी है। कहा जा रहा है कि ज्ञान व्यापी का जो मालिक था मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर था। जिस वक्त मस्जिद बनी थी उस वक्त औरंगजेब का शासन था। उसकी दी हुई जमीन पर ही मस्जिद बनाई गई। ज्ञान व्यापी जो श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला अदालत में मंगलवार को यह दलील दिया गया था। बस इतना ही जल्दी। आगे एक और है हमारा, पांडुरंग खान खोजे की मूर्ति का अनावरण करेंगे ओम बिरला। देखिए, यह समझना है कि जो कि है क्या ये चीज़, इससे पीटी का ये क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा जो हमारा स्पीकर ओम बिरला जो है वो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होने के लिए कनाडा गए हैं। पांडुरंग जो थे, कौन थे वो? पांडुरंग जो थे, पांडुरंग भारतीय स्वतंत्रता के वो नायक हैं जिनकी पहचान मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक की है। मैक्सिको में लोग उन्हें हीरो मानते हैं। और स्पीकर ओम बिरला की विदेश यात्रा केंद्र सरकार के इस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत देश के बाहर पहचान बनाने वाले भारतीय मूल के भूले बिसरे नायकों को सम्मानित किया जा रहा है। अब देखिए, समुद्री रास्ते के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे वो। उस शिक्षा के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गतिविधियों की वजह से वो अंग्रेजों को संदेह में आ चुके थे। समुद्री मार्ग से किसी तरह वो अमेरिका पहुंचे और कृषि की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। 1 साल बाद सैन्य रणनीति की प्रशिक्षण के लिए वह कैलिफोर्निया की माउंट तमालपाइस सैन्य अकादमी में शामिल हो गए थे, जो भारतीय छोड़ने का उनका मूल उद्देश्य था। ये सब चीज़ें पहले उनके बारे में। और ये है, अगर बात करिए है कहाँ के, तो ये महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। नागपुर में उन्होंने उच्च शिक्षा लिया था। ये सब चीज़ें जान लेंगे चाहिए। बस ये इनके बारे इतना ही जानना है कि पांडुरंग थे क्या और किस वजह से वो आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें उनका क्या योगदान है, इसको ये चर्चा में क्यों आया। ये इस तरह के क्वेश्चन पीटी में ज़्यादातर बनते हैं। चर्चा में क्यों आया, किस वजह से ये चर्चा में थे। देखिए, एक हमारा ट्रेन के बारे में है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में भी सीट खाली होने की मिलेगी रियल टाइम सूचना। यहाँ पे जो बस ज़्यादा नहीं, इसको मैं डिस्कस कर दूँ। ये टैबलेट की तरह है, एक टर्मिनल मशीन डिवाइस है, ठीक है। तो ये है मशीन क्या है, तो
HHT डिवाइस यानी है हैंड टर्मिनल मशीन एक तरह की टैबलेट है। यह डिवाइस जैसे GPRS के जरिए यात्री आरक्षण प्रणाली में केंद्रीय सर्वर से जुड़ी होती है। इसमें टिकट बुकिंग का विवरण जो अपडेट होते रहता है, जिसके जरिए TTE कैंसिलेशन, पेनाल्टी, सीट कन्फर्मेशन, अतिरिक्त किराया आदि कार्य डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। आरक्षण चार्ट से लेकर रेलवे की प्रत्येक न्यूज अपडेट होती रहती है। TTE खाली सीट की सूचना इनमें अपडेट करते रहते हैं। ये एक नया है टर्मिनल, हैंड टर्मिनल मशीन एक डिवाइस आया है नया, टैबलेट की तरह है ये। इसमें इतना ही जान लें। आगे हम लोग चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के से सबक हमें क्या मिलना चाहिए, सीख क्या मिलना चाहिए, सीख क्या लेना चाहिए हमें आगे के लिए। तो पिछले कई दशकों से ये के बाद अगर बात करें तो पहला ऐसा युद्ध है जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों के उपयोग के बीच इतने बड़े पैमाने पर लड़ा जा रहा है कि यह जितना सामरिक और सैन्य योजनाओं के लिए योजनाकारों के लिए अध्ययन का विषय है, उतना ही नेताओं और शास्त्रियों के लिए भी है ये। कारण रूस वह देश रहा है जहां हिटलर के आक्रमण के दौरान स्टालिनग्राद के मोर्चे को छोड़कर भागने वाले सैनिकों को क्या हुआ तो सरकारी आदेश पर गोली मार दी गई थी। और जर्मनी के भीषण हमले को विफल करने के लिए गर्भवती महिलाओं ने भी हथियार के कारखानों में काम किया था। यह स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय चरित्र से बहुत ही अलग है, जहाँ राजनीतिक नेतृत्व जो है वो द्वारा क्या है तो युद्धों को ख़त्म करने की जल्दबाजी में भारत के सामरिक हित दांव पर लगाए जाते रहे। अगर बात करें 1947 से ही भारत राजनीतिक नेतृत्व ने समय समय पर लंबा सैन्य तनाव झेलने और युद्ध अपने तरीकों से लड़ने में अक्षमता दिखाई है। जिन लक्ष्यों को लेकर सैन्य कार्रवाइयाँ शुरू की गई उन्हें लक्ष्य पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया, फिर सैन्य सफलता को वार्ता की मेज पर गंवा दिया गया। आगे बात करें कि साफ है कि परमाणु युद्ध का खतरा युद्ध को छोटा कर दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। यूक्रेन युद्ध नाटो के रूसी सीमा तक सैन्य विस्तार के चलते शुरू हुआ था और भारत के चारों ओर अगर देखें इस मामले तो अगले कुछ दशकों में ऐसी परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो चीन एक योजना के तहत G695 हाईवे का निर्माण करने जा रहा है, जो पिछली सदी के छठे दशक में भारत की भूमि पर बनाए जा रहे G219 हाईवे के बाद यह दूसरा बड़ा निर्माण होगा। G219 के निर्माण ने ही उन परिस्थितियों को जन्म दिया था इनके चलते 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 के बारे में चर्चा चल रहा है। अब चीन द्वारा घोषित किया गया है जो G695 हाईवे वास्तविक नियंत्रण रेखा है कि उन इलाकों से गुजरेगा ये कि जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होगा, भारत और चाइना के भी। इसी प्रकार चीन और पाकिस्तान मिलकर सक्सगाम घाटी से होकर मुजफ्फराबाद यारकंद सड़क बनाने की सोच रहे हैं। यह न सिर्फ भारत के स्वामित्व वाले इलाके से गुजरेगी बल्कि सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भारत के सियाचिन जैसे सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में बड़ी सैन्य चुनौतियों को भी जन्म देगा। ये चीन, नेपाल और भूटान में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाश रहा है। अफगानिस्तान और इराक की तरह रूस यूक्रेन युद्ध यह भी बताता है कि वायुसेना और मिसाइल सैन्य बढ़त देने के बेहद महत्वपूर्ण तो हैं ही, परंतु किसी एक पक्ष की ज़मीनी जो है विजय बिना युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में मिसाइलों की भारी वर्षा तो की है, परंतु उसको थल सेनाएं अपनी उतनी गति से बढ़त नहीं बना सकी। भारत की सामरिक संस्कृति में इसी स्थिति में युद्ध को रोक दिया गया होता तो रूस तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अपने सामरिक लक्ष्य पर किए बिना रुकने को तैयार नहीं है। संभवतः पुतिन ने वर्षों से इन आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी की थी और गैस तथा खनिजों को लेकर यूरोप की रूस पर निर्भरता और भारत एवं चीन जैसे बड़े बाजारों की सस्ते तेल की आवश्यकता का युवा युद्ध जारी रखने में भली भांति उपयोग करने में सफल हुआ है। इसमें अगर बात करें तो भारत का क्या हो जाता है, भारत को भी इस प्रकार का विश्व अर्थव्यवस्था, यह भी इम्पोर्टेंट हमारा है। कोई भी आंसर अगर लिखते हैं तो इसको आपका निष्कर्ष पर आना चाहिए कि भारत को भी इस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाने के लिए नीतिगत कदम और सुधार करने चाहिए और वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति चेन में स्वयं की स्थिति मजबूत करनी चाहिए और उसे वैश्विक दबावों के चलते अपने सैन्य अभियान समय से पहले समाप्त न करना पड़े। यहाँ पे आपका एक और आर्टिकल एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय। आखिर ये होता क्या है, ये क्यों चर्चा में था, इस पर इसको जान लेना जरूरी है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है द्वारा लंबे समय से लगाई जा रही फटकार के बावजूद अब तक केरल सरकार ने एंडोसल्फान कीटनाशक के पीड़ितों को मुआवजा के तौर पर 2 अरब रुपये जारी कर दिया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 से और 2019 के अपने कई आदेशों को राज्य सरकार के अपने पीड़ित व्यक्ति को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा भी देने की बात कही थी, लेकिन केरल में इस कृषि रसायन से प्रभावित लोगों की संख्या 5000 से अधिक है। इनमें से कई पीड़ित आज मानसिक रूप से दिव्यांग तो कई शारीरिक अक्षमता के शिकार हो चुके हैं और कई पीड़ित जो परिवार है वो तुरंत त्वचा विकार और कई कैंसर का सामना कर रहा है। ऐसे में मुआवजे को मिलना
पीड़ितों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एक अत्यंत जीत की तरह होगा। साल 1950 में विकसित एंडोसल्फान एक कीटनाशक है। इसका प्रयोग क्या हुआ था, इसका प्रयोग हम कहाँ यूज हो रहा था, वो कृषि क्षेत्र में विशेषकर फसलों पर लगे कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था उस टाइम। और भारत एक समय एंडोसल्फान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी रहा है। और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नजरअंदाज कर देश में इसका प्रयोग धड़ल्ले से जारी हो रहा था, उस टाइम प्रयोग किया जा रहा था। 2011 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जो एक सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन में एंडोसल्फान कीटनाशक के वैश्विक उत्पादन और प्रयोग पर पाबंदी लगा दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई 2011 को इसके उत्पादन, क्रय विक्रय और उपभोग को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि कानूनी प्रतिबंध के बावजूद भी इसका प्रयोग धड़ल्ले से जारी रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन मानव संसाधन को लीलने लगा। एंडोसल्फान से सबक लेते हुए किसी भी तरह के हानिकारक रसायनों का प्रयोग कृषि या क्षेत्र में बंद करना होगा, अन्यथा मानवता के लिए एक गंभीर खतरा साबित होगा आगे आने वाले दिनों में। देखिए, अभी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ताइवान विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में सतर्कता हमें जरूरी है भारत के लिए, और चीन पर घटे कारोबारी निर्भरता। ताइवान और देखिए क्या है चीज़ें, हम स्टार्टिंग करते बता दें कि ताइवान के प्रति चीन के हमलावर रुख को देखते हुए क्वाड, मलाबार और इंडो पैसिफिक, ये तीनों कौन कौन, तो क्वाड, मलाबार और इंडो पैसिफिक जो है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए जिस स्तर पर अलायंस या कोएलिशनल डिप्लोमेसी चीन के विरुद्ध की गई है, वह थोड़ा व्यभित जरूर हुआ है। इसके प्रतिकार स्वरूप चीन जिन देशों या क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है, वह आत्मनिर्धारण का अधिकार और स्वायत्ता के लिए एक उर्वर जमीन तैयार करने में प्रयास में जुटेगा। आगे बताएं कि ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर चीन की आक्रामकता भारत को अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा मामले पर अत्यंत अधिक सतर्क रहने का संदेश दे रही है भारत के लिए। जनरल ऑफिसर जो कमांडिंग चीफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल RP ललिता ने हाल ही में कहा है कि चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर किसी भी प्रकार के विवाद या संघर्ष के समाधान के लिए भारत ने सुरक्षा तंत्र स्थापित कर लिए हैं। सिलीगुड़ी जो हमारा कॉरिडोर है, उसके समक्ष चीन की ओर से आने वाली चुनौतियों के बारे में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इसकी सुरक्षा देश और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है के साथ हमारे मित्रवत संबंध बरकरार है, लेकिन सिलीगुड़ी गलियारे के एक सिरे के चीनी भूक्षेत्र तक की भौगोलिक दूरी बहुत ही कम है। तो चीनी भूक्षेत्र तक की भौगोलिक दूरी बहुत ही कम है वहाँ से, सिलीगुड़ी गलियारे से। भारत ने साफ ये भी कहा है कि सिलीगुड़ी गलियारे के सीमावर्ती देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को इस मामले पर विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड के लिए चिकन नेक की सुरक्षा जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश सुरक्षा। चीन के ताइवान और तिब्बत के प्रति कठोर रुख धारण करने के बाद से यह सवाल उठना स्वाभाविक हो गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए भारत को और सतर्क होने की व्यवस्था है। वैसे तो भारत सरकार ने भी समय समय पर हिसाब किया है कि वह अरुणाचल प्रदेश के हितों से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगी, लेकिन भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश की प्रादेशिक अखंडता के लिए मजबूत रणनीति बनाते रहना होगा। और चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले साल भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदलते हुए इसी के मानकीकृत नाम जारी किया था। इसके नामों को चीन अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शे में भी इस्तेमाल करेगा। कौन? चीन। और क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को क्या मानता है? दक्षिणी तिब्बत मानता है। इससे पहले वर्ष 2017 में भी चीनी प्रशासन ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के 6 आधिकारिक नाम जारी किए थे। दरअसल अगर बात करें, चीन जो अरुणाचल प्रदेश को अपना भू क्षेत्र भी बताता रहा है और उसे दक्षिण तिब्बत भी कहता है। वह अपने दावे को मजबूती देने के इरादे से वह अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारों के दौरे से अपनी आपत्ति व्यक्त करता है। भारत ने वर्ष 2008 के बाद सरकारी बयानों और संयुक्त बयानों में वन चाइना पॉलिसी का उल्लेख छोड़ दिया था। भारत सरकार इस निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है कि चीन किसी राष्ट्र की सार्वभौमता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि चीन के साथ जारी अन्य विवादों और उनके संभावित प्रभावों के डर से भारत जो है चीन की कारगुजारियों पर चुप रहे। इसलिए भारत ने वन चाइना पॉलिसी पर अपने स्टैंड को चीन के विरुद्ध ही निष्क्रिय बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह तर्कपूर्ण भी है कि चीन भारत को हर स्तर पर क्या कर रहा है, हर स्तर पर परेशान करने की कोशिश करता रहा है चीन, और द्विपक्षीय व्यापार में भारत से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करता भी है। इससे कोई सहयोग न मिलने की स्थिति में भारत का वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने का कोई तुक नहीं बनता है। परंतु भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर थोड़ा उदार रुख अपनाता आया है। भारत भी अगर कुल मिलाकर ये भी कहा जाए कि चीन यदि ताइवान पर हमला करता है तो उसका अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। इसके लिए भारत को पूर्वोत्तर में जापान, इजरायल, क्वाड और दक्षिण एशियाई देशों के साथ सुरक्षा संवाद पर सक्रिय होकर काम करना होगा। ये हमारे लिए, भारत के लिए सबक होगा। अगला बात करें चीन पर कारोबारी
निर्भरता, मतलब आज युद्ध से अधिक आवश्यक व्यापार हो गया है। यदि दूसरे देश से व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं है या फिर वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला बाधित है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इसके लिए किसी देश को युद्ध की आग में जलने की कदापि आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो चुका है, जिससे समग्र विश्व महंगाई बढ़ रही है। इससे वैश्विक विकास की गति धीमी पड़ गई है। आज रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण विश्व के कई देशों में आर्थिक मंदी आने की बड़ी आशंका बढ़ गई, जैसे कि अगर बात करें श्रीलंका और पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी की और होती जा रही है, दिख रही है। वहीं बांग्लादेश की आर्थिकी भी कई कारणों से प्रभावित हो रहा है। वहीं अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के चीन और ताइवान के बीच तनाव अधिक बढ़ गए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध होने के भारत के व्यापारिक संदर्भ में चीन की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि चीन इलेक्ट्रॉनिक और कई दूसरे उत्पादों का विश्व का महत्वपूर्ण उत्पादक एवं निर्यातक देश भी है। भौगोलिक आकार में ताइवान भले ही छोटा देश, अगर ताइवान की अगर हम बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ समझना जरूरी है। क्योंकि हम ताइवान पर जोर दे रहे हैं क्योंकि भौगोलिक आकार की दृष्टि से अगर बात करें ताइवान भले ही एक बड़ा छोटा देश है, परंतु सेमीकंडक्टर जिसे चिप भी कहा जाता है उसका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है। वो चिप को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का दिमाग कहा जाता है। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्जीव है। इस लिहाज से देखें तो ताइवान का महत्व जो है वो दुनिया के सभी देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है समेत विश्व के अधिकांश देश जो चिप की आपूर्ति के लिए ताइवान पर ही निर्भर है। और भारत की निर्भरता भी इस लिहाज से चीन और ताइवान पर ही है। यह सही है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है और अर्थात भारत जो है चीन से विविध उत्पादों का आयात अधिक करता है जबकि निर्यात कम करता है। आगे अगर बात करें तो अगर चीन से भारत आयात किए जाने वाले उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा 20.6% है और वही मशीनरी का 13.4% है। भारत जो है ताइवान की कंपनियों पर ज़्यादा निर्भर है। उल्लेखनीय है कि भारत में 5G सेवाएं जल्दी शुरू होने वाली है। इसके लिए बड़ी संख्या में चीज़ की आवश्यकता होगी। रोबोटिक्स, IoT समाधान आदि के लिए भी चिप की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी चिप का उपयोग किया जाता है। दूसरे वाहनों में भी चिप का प्रयोग किया जाता रहा है। IASA के एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में खपत होने वाले चिप का कुल मूल्य 2021 में $27 अरब था, जो वर्ष 2026 तक ये बढ़कर $64 अरब हो सकता है। वर्तमान में चिप की आपूर्ति जो है मांग की तुलना में कम है। यदि चीन और ताइवान के बीच युद्ध शुरू होता है तो विश्व में कई वाहन निर्माताओं और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का उत्पादन पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। आज विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के लिए विश्व के कई देशों की निर्भरता जो है चीन और ताइवान के ऊपर है। इसलिए भारत जो है समेत दुनिया के अधिकांश देश जो है चीन और ताइवान के बीच युद्ध नहीं चाहते हैं। भारत में भले ही अक्सर चीन में बने सामानों का बहिष्कार की बात की जाती रही हो, परंतु भारत के बहुत सारे उद्योग जो है कच्चे माल एवं कलपुर्जों के लिए चीन पर ही अधिक निर्भर है। कई तैयार उत्पादों का आयात भी भारत जो है चीन से करता है। और ऐसे में चीन और ताइवान के बीच युद्ध होने से क्या होगा कि हमारा भारत की अर्थव्यवस्था भी दुष्प्रभावित हो सकती है। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की ओर तो हमारे है 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन। इसको बात को भी जिसको देख लेंगे चाहिए। और एक टॉपिक था कि गैर संगठित कामगारों को भी मिलेगी ESEP सुविधा, इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ों को। देखिए यहाँ पे यूएनएससी में आतंकवाद पर भारत ने चीन व पाक को घेरा है हमारी, इस पर वो भी देखना जरूरी है। देखिए भारत ने चीन व पाकिस्तान पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए आतंकवाद से लड़ाई में दोहरे मापदंड को लेकर आगाह किया है। साथ ही ये भी कहा है कि यथास्थिति बदलने के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी बलपूर्वक या एकतरफा कार्रवाई साझा सुरक्षा को सीधे तौर पर उल्लंघन है। यूएन में हमारे भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, देखिए इसके बारे में अभी जस्ट 2 दिन पहले जो एग्जाम हुए हमारे बीपीएससी का एक एग्जाम हुआ तो मुझे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये हमारा रुचि कंबोज है। ये पीटी के स्तर पर पूछा जाता भी रहा है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करना चाहिए। वह जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संवाद व सहयोग के जरिए साझा सुरक्षा को बढ़ावा देना विषयक बैठक को संबोधित कर रही थी। कंबोज ने यह भी कहा है कि संयुक्त सुरक्षा तभी संभव है जब सभी देश जो है आतंकवाद जैसे साझा खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े हों और दोहरे मापदंड न अपनाएं। पाकिस्तान पोषित आतंकियों के प्रति नरमी बरतते हुए चीन संयुक्त राष्ट्र में उन्हें प्रतिबंधित करने संबंधी भारत व अमेरिका के प्रस्तावों को रोक देता है। तो ये सब चीज़ों आप देख लेंगे चीज़ों को। चलिए यहाँ तक तो हम लोग आगे हो गया है। चलिए अगर बात करें आगे हमारा कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर तो इस तरह से आप इसको अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर वो नए हैं तो। और इतना ज़्यादा से आप जो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर देखें और शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखें इस चीज़ को।
और कोई भी जानकारी अगर शेयर करना हो तो हमारे पास जो नंबर दिया गया वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके जरिए आपको सूचना जरूर मिल जाएगा। ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली 68 बैच के लिए, उसके लिए भी आप संपर्क में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरूर जुड़े। वो अच्छे यहाँ पे बैच के यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जो है आपको जीरो से बताया जाएगा चीज़ों को, और ये लंबा चलेगा, चूँकि जो इसमें ऐसे नए नए बच्चे आ रहे हैं जो ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं या ग्रेजुएशन जिनका पूरा हुआ भी, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है उतना। ठीक है। बीपीएससी के बारे में या यूपीपीएससी के बारे में या दरोगा वगैरह, दरोगा का भी ये बैच होगा। ये तीनों कंबाइंड बैच है। ठीक है। तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें जिनको, ठीक है, कोई जो अगर कोई 68 बीपीएससी देना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेहतर मौका होगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।